Hello everyone, I am Dr. Ankur Dhiman, consultant orthopedics, Asian Fidelis Hospital, Sector 88, फरीदाबाद. I am specialist in ACL and joint replacement. आज हम बात करेंगे ACL टीयर के बारे में. ACL की फुल फॉर्म होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. इसमें जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि लिगामेंट क्या होते हैं. जब एक जॉइंट दो हड्डी को मिला के बनता है, एक अपर हड्डी होती है, एक लोअर हड्डी, दोनों को जोड़ने के लिए कुछ रस्सियां होती हैं जो उसको स्टेबल बनाए रखती है, जिसको बोलते हैं लिगामेंट. नी जॉइंट जो होता है उसके अंदर 4 तरह के लिगामेंट होते हैं. ये एक मॉडल है नी जॉइंट का, जिसमें ये जो ऊपर की बोन है इसको बोलते हैं थाई बोन, जो ये नीचे वाली बोन है इसको बोलते हैं लेग बोन. इसको मिला के ये जॉइंट बनता है जिसको बोलते हैं नी जॉइंट. इसको स्टेबल करने के लिए इसके अंदर 4 रस्सियां होती हैं. पहली रस्सी, एक रस्सी ये है जो आगे की तरफ होती है, जिसको बोलते हैं ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ऐसी एक रस्सी पीछे होती है, इसको बोलते हैं PCL, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. और 2 रस्सी साइड में होती है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट. ये जो आगे वाली रस्सी है इसका नाम है ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ये जो लिगामेंट होता है रफली 3 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी मोटाई 8 से लेके 11-12 mm तक वेरी करती है. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है नी का. और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जब भी हमारे नी में मूवमेंट होती है इसका फंक्शन होता है नीचे वाली बोन को आगे स्लाइड होने से रोकना और ट्विस्ट मूवमेंट को रोकना मेनली फंक्शन इनका यही होता है. तो इसमें इंजरी के क्या कॉज होते हैं, ACL टीयर होता कैसे है. ACL टीयर के मेनली 2 कॉज हैं. फर्स्ट इज स्पोर्ट्स इंजरी, सेकेंड इज एक्सीडेंट्स. तो जो पहला कॉज है स्पोर्ट्स इंजरी, उसमें वो कैसे हो सकता है, लाइक जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिसमें अगर लोअर वाला पैर एक जगह पर फिक्स हो जाए और ऊपर वाली बोन ट्विस्ट कर जाए, इस वजह से इसमें टीयर हो सकता है. और जैसे अगर आप हाई जंप करो और आपकी लैंडिंग प्रॉपर ना हो, फोर्स अनअप्रोप्रिएट हो, उसकी वजह से भी ACL टीयर हो सकता है. और अदर कॉज जो होता है एक्सीडेंट, वो जनरली टू व्हीलर से एक्सीडेंट के थ्रू होता है. जब भी आपका पैर लैंड करता है एक्सीडेंट में, आपको नहीं पता चलता कि आपका नी किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, उससे भी इसमें टीयर हो सकता है. तो इस टीयर होने से लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसीज में. जब भी ये टीयर होता है तो आपको एक क्लिक की साउंड सुन भी सकती है और नहीं भी सुनती. वो क्लिक आता है लिगामेंट टीयर होने की वजह से. इस लिगामेंट की अपनी ब्लड सप्लाई भी होती है और अपनी नर्व सप्लाई भी होती है. जो इसकी नर्व सप्लाई होती है उसमें प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जो ब्रेन को रिस्पॉन्स देते हैं और जिससे पता चलता है कि नी जॉइंट एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है. और इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं. जैसे ही ये टीयर होता है उनमें से ब्लीडिंग होती है और काफ़ी सारा स्वेलिंग और ईडिमा हो जाता है नी में. ये भी हो सकता है कि आप उस टाइम पर खड़े ना हो पाओ, प्रॉपर वे में चल ना पाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको स्वेलिंग हो और आप अपनी एक्टिविटी करते रहो लेकिन बाद में वो स्वेलिंग बढ़ जाए. तो इनिशियल फेज में क्या करते हैं कि आपको बिल्कुल रेस्ट करना होता है, कोल्ड पैक करने होते हैं, कुछ मेडिकेशन चलती है और ये सबसाइड हो जाता है. तब आपको नहीं पता चलता कि इसमें कोई ACL टीयर है या नहीं है. पेन इतना ज़्यादा होता है उसको क्लिनिकली एग्जामिनेशन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है. हमारे पास जनरली जो पेशेंट, अगर हमें उसमें डाउट रहता है कि इसमें ACL टीयर हो सकता है, तो हम उसको फ्यूचर में कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं जब वो फिर से OPD में आते हैं. जनरली जो पेशेंट हमारे पास OPD में आते हैं ACL टीयर के साथ, उनकी जो मेन कंप्लेंट होती है वो होती है इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी कैसे, लाइक जब उनको सीढ़ी चढ़ने में उतरने में एक थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लगती है, उन्हें लगता है फुल कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता. या फिर अगर आप गाड़ी से उतर रहे हो या कुछ ट्विस्ट मूवमेंट कर रहे हो, भागते हुए सडनली आपको रुकना पड़े, इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है. वो होता है ACL टीयर की वजह से, जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं. इसमें उनके साथ कुछ और सिम्टम भी आ सकते हैं. ACL के साथ अदर लिगामेंट भी साथ में टीयर हो सकते हैं, लाइक मेनिस्कल और सब. तो हमारे पास पेशेंट पेन इंस्टेबिलिटी विद पेन भी प्रेजेंट कर सकते हैं और इंस्टेबिलिटी के साथ कुछ लॉकिंग कंप्लेंट भी हो सकती है. लॉकिंग मतलब घुटना जब मोड़ते हैं तो वो बीच में अटक जाता है, तो उसमें ACL के साथ अदर इंजरीज भी हो सकती है. तो ऐसी कंडीशंस में जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो ACL टीयर चेक करने के कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक लैकमैन टेस्ट, एंटीरियर ड्रॉट टेस्ट एंड अदर टेस्ट, पाइवट शिफ्ट टेस्ट. उससे हमें क्लिनिकली एक आइडिया लग जाता है कि इनको ACL टीयर है कि नहीं है. जब हमें आइडिया लग जाता है तो हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, वो होती है MRI. MRI की रिपोर्ट से हमें एक तो पता चल जाता है कि ACL टीयर है या नहीं.
और साथ में कुछ अगर एसोसिएटेड इंजरीज होती हैं वो भी हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एमआरआई आने के बाद पेशेंट्स का सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है कि सर इसमें क्या सर्जरी करानी जरूरी है, क्या ये बिना सर्जरी के भी हो सकता है? तो वो डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, जो आपका एसीएल टीयर आया है वो किस ग्रेड का है। जो एसीएल टीयर हो सकता है वो ऐसा भी हो सकता है पार्शियल टीयर हुआ हो, मतलब कंप्लीट टीयर ना हो, और कंप्लीट टीयर भी हो सकता है। अगर पार्शियल टीयर है उसमें भी ये आता है लो ग्रेड और हाई ग्रेड। हाई ग्रेड पार्शियल टीयर इज अगर उसमें मोर देन 50% फाइबर ब्रेक हो चुके हैं, दैट इज हाई ग्रेड पार्शियल टीयर। और फिर हमसे पेशेंट पूछते हैं सर हमारा तो टीयर है लेकिन मैं अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी नॉर्मल कर रहा हूँ, घर के सारे काम कर पा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मुझे सर्जरी की जरूरत क्यों है? तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को समझाते हैं आपको रूटीन, क्योंकि ये जो लिगामेंट है इसके टूटने से पेन नहीं होता, इसके टूटने से आपको अनस्टेबिलिटी मिलती है। या लाइक जब आप एक्टिविटी करोगे, जब आपको सीढ़ी चढ़ना है, सडन मुड़ना है, एकदम रुकना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसमें आपको अनस्टेबिलिटी और अनअप्रोप्रिएट बैलेंस लगेगा। बट नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी आप आराम से कर सकते हो। तो अगर आपकी एज मोर देन 50-55 है और आप अपने रूटीन एक्टिविटी में खुश हो, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करिए, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करिए और इससे आप अपनी रूटीन एक्टिविटी कर पाओगे। बट स्टिल अगर आप सर्जरी नहीं करते हो, सर्जरी नहीं करने से क्या होगा, ये जो है टिबिया, जब भी आप चलोगे और रुकोगे तो इसमें ये ग्राइंडिंग मूवमेंट होगी एसीएल टीयर होने से, जिसकी वजह से आर्थराइटिस जल्दी हो सकती है। ठीक है। और अब दूसरी बात आती है कि पार्शियल टीयर और कंप्लीट टीयर की। अगर कंप्लीट टीयर है तो आपको हमेशा एक अनबैलेंस की सेंस बनी रहेगी। उसको दूर करने के लिए आपको एसीएल टीयर की सर्जरी करानी जरूरी है। अगर आप एसीएल टीयर की सर्जरी नहीं कराते हो तो कंटिन्यूसली ग्राइंडिंग मूवमेंट होने की वजह से धीरे धीरे आपकी जो गद्दी, जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं, ये भी टीयर हो जाता है। और ये जो कुशन जो हड्डी के किनारे पर होता है, ये भी धीरे धीरे घिस जाता है और आर्थराइटिस जल्दी हो जाती है और फिर नी में पेन जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी। इसमें क्या सर्जरी एडवाइस करते हैं? इसमें जब भी एसीएल लिगामेंट टूट जाता है, इसकी जो सर्जरी होती है दूरबीन के द्वारा होती है, जिसको हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें हम आपकी ही इस रस्सी को नया बनाने के लिए हमारे शरीर की एक रस्सी को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती हैं वो हमारे नी की बैक साइड में 3 मसल्स होती हैं, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनस, जो मेन मसल हम यूज करते हैं इसमें रिपेयर के लिए। मेनली जो मसल यूज होती है वो होती है सेमीटेंडिनोसिस। तो आपकी इस मसल्स को निकालकर उसी का हम ग्राफ्ट तैयार करते हैं और उस दूरबीन के द्वारा हम टनल बनाते हैं आपकी अपर बोन में और लोअर बोन में, और दोनों को रस्सीकोन बोन में फिक्स करते हैं। अब इसको फिक्स करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल मेथड जो पहले से चलता आ रहा है, जिसमें हम जो अपर बोन में है उसमें बटन के थ्रू फिक्स करते हैं और लोअर बोन में जो हम फिक्सेशन करते हैं वो स्क्रू के थ्रू करते हैं। इसमें जो फिक्सेशन होती है वो अपर तो बटन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और जो नीचे जो स्क्रू की फिक्सेशन होती है दैट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो अपर बोन की होती है। तो इसमें जो आज हम रिसेंटली आजकल हम जो ऑपरेट करते हैं वो करते हैं एसीएल विद इंटरनल ब्रेस। एसीएल विद इंटरनल ब्रेस में क्या होता है, उसमें जो आपकी रस्सी ली जाती है उसमें एक रस्सी से ही काम चल जाता है, सेमीटेंडिनोसिस, दोनों रस्सी को लेना नहीं पड़ता, और उसकी विड्थ काफी मोटी होती है। उसमें एक धागा लगा देते हैं साथ में, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस से क्या होता है, जो ये हम ग्राफ्ट लगाते हैं, इनिशियली ये बोन से इंटीग्रेट नहीं हुआ था, इसको बोन से इंटीग्रेट होने में रफली 6 मंथ लगते हैं। तब तक वो उसको हमें बचा के रखना होता है। हमें सारी एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ध्यान से करनी होती है कि वो टियर ना हो जाए या फिर वो लूज ना हो जाए। तो अगर हम उसको इंटरनल ब्रेस के साथ यूज करते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो इंटरनल ब्रेस इसको टियर होने से काफी हद तक बचाती है और उसको लूज नहीं होने देती। तो ऑपरेशन के बाद कि हमारा ग्राफ्ट फेलियर होगा उसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं, जो कि एक रिसेंट टेक्नोलॉजी है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद हमारा बेड रेस्ट कितना रहेगा, कैसे रिकवर करेगा। अगर आप सिर्फ आइसोलेटेड एसीएल की सर्जरी कराते हैं और अगर उसमें कोई मेनिस्कल रिपेयर या मेनिसेक्टमी नहीं हुई है, तो आपको नेक्स्ट डे से ही हम फुल वेट बेयरिंग वॉक कराते हैं विद ब्रेस। फर्स्ट डे तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में सर्जरी होती है, इसकी वजह से हमें बिठाना नहीं होता, नहीं तो हेडेक हो जाता है।
इसलिए हम नेक्स्ट डे से वॉक करा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद जो मसल्स है वो थोड़ी वीक होती है, क्वाड्रिसेप्स जो मेन मसल जो इसमें चलाती है, और साथ में लिगामेंट को भी थोड़ा सा प्रिवेंट करना होता है, तो इनिशियली लॉन्ग नी ब्रेस लगाकर ही वॉकर के, और जो कि हम इंटरनल ब्रेस यूज करते हैं एसीएल के साथ, तो हम नेक्स्ट डे से ही उनकी नी बेंडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अप टू 70-80 डिग्री हम नेक्स्ट डे ही बेंड कर सकते हैं। और धीरे धीरे इनिशियली 2 वीक में हम उनका टारगेट रहता है 2 to 3 वीक में उनका नी फुल बेंड कर दें, और एक बार नी फुल बेंड होने के बाद हम उनकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इंटरनल ब्रेस के साथ सर्जरी कराते हैं तो रफली 4 to 6 वीक में आप नॉर्मल वॉक स्टार्ट कर सकते हो, और 3 मंथ्स में आप रनिंग भी कर सकते हैं। बट फिर भी हम एडवाइस करते हैं 3 to 6 मंथ आपको लग जाएंगे प्रॉपर रनिंग के लिए। और जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं वो पूछते हैं कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कब आ सकते हैं। तो अगर हम कन्वेंशनल मेथड से जाते हैं, कन्वेंशनल मेथड जिसमें ऊपर एक बटन और नीचे एक स्क्रू लगता है विदाउट इंटरनल ब्रेस, उसमें इनिशियली जो रहता है हमें बिल्कुल प्रोटेक्टिव रहना पड़ता है ताकि ग्राफ्ट में कोई इंजरी ना हो जाए, जिसमें धीरे धीरे बेंडिंग आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर हमें उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्स्ट्रा स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वॉकिंग और रनिंग आने में ही रफली 6 मंथ्स लग जाते हैं, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी आने में 6 मंथ to 9 मंथ्स और मैक्सिमम और मोर भी लग सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, बट नॉट स्पोर्ट्स एक्टिविटी। धीरे धीरे जैसे आप यूज्ड हो जाओगे बाय 9 मंथ्स देन यू कैन स्टार्ट योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। लेकिन जो हम रिसेंट एडवांस मेथड करते हैं दैट इज इंटरनल ब्रेस मेथड, उसके अंदर ग्राफ्ट प्रोटेक्शन जो इंटरनल ब्रेस से ऑलरेडी हमें मिला होता है उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल जाता है। आराम से हम नी बेंडिंग प्रॉपर कर पाते हैं 2 वीक्स में, और 4 वीक्स में ही मसल्स अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ जाती है। 4 to 6 वीक में पेशेंट नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट कर देता है, और 3 मंथ तक हमारा टारगेट रहता है कि पेशेंट कैन स्टार्ट रनिंग ऑल्सो, और 6 मंथ to 9 मंथ्स के अंदर वो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर आराम से वापस आ सकता है। और ACL एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्शियल टीयर के बारे में। एक होता है पार्शियल एसीएल टीयर। पार्शियल एसीएल टीयर में हम क्या देखते हैं? एसीएल टीयर हील विदाउट सर्जरी। हाँ, एसीएल जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट नेवर हील ऑन इट्स ओन, बट इसमें हीलिंग की जगह हम ये देख सकते हैं क्या सर्जरी के बिना काम चल सकता है। तो उसमें जब हम एमआरआई में देखते हैं कि एसीएल फुल टीयर है कि पार्शियल टीयर है। अगर फुल टीयर है और आप एक यंग पर्सन हो और आप एक स्पोर्ट्समैन हो तो आपको 100% सर्जरी करानी चाहिए। अदरवाइज जैसे जैसे आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करोगे, नी मूवमेंट्स करोगे, इसमें ग्राइंडिंग मूवमेंट होंगी, धीरे धीरे ये जो गद्दी होती है जिसको मेनिस्कस बोलते हैं ये फट जाती है, और ये कुशन भी धीरे धीरे खराब होने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस, जिसकी वजह से घुटना जल्दी खराब हो जाता है और आपको जल्दी ही नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है। और अगर ये पार्शियल टीयर है, पार्शियल टीयर में भी हमारे पास 2 तरह के टीयर होते हैं, एक होता है लो ग्रेड, एक होता है हाई ग्रेड। लो ग्रेड जिसमें जो फाइबर्स है लेस देन 50% टीयर होते हैं, उसमें पेशेंट को कोई अनस्टेबिलिटी की कंप्लेंट भी नहीं होती, और अगर कंप्लेंट आती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उनकी मसल्स को स्ट्रेंथ करते हैं, वीएमओ मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथन कराते हैं, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन होने लग जाता है और वो विदाउट सर्जरी भी काम चल सकता है अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं और उन्हें गिव अवे मींस इंस्टेबिलिटी की सेंस आती है तो उस केस में सर्जरी रिकमेंड की जाती है। थर्ड आता है पार्शियल टीयर, हाई ग्रेड टीयर। हाई ग्रेड टीयर हम उसको बोलते हैं जिसमें जो टीयर है वो मोर देन 50% फाइबर्स का टीयर हो। अगर मोर देन 50% फाइबर टीयर है तो उसमें एसीएल की फुल पावर नहीं आ पाती, आप मसल को स्ट्रेंथन करके भी एसीएल को कंपनसेट नहीं कर सकते। और अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, यंग पर्सन हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सर्जरी। एसीएल टीयर में एक और चीज आती है, एसीएल टीयर 2 जगह से हो सकता है। एक एसीएल टीयर होता है मिड सबस्टांस से, बीच में से। एक टीयर हो सकता है जहां बोन बिल्कुल अटैच होती है उसकी अटैचमेंट से। अगर वो बिल्कुल अटैचमेंट से ही टीयर हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि उसी लिगामेंट को वहीं पर रिपेयर कर दें। उसको रिपेयर करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो आपका अपना ही लिगामेंट बचा रह जाता है, जिससे क्या होता है उसके अंदर प्रोप्रियोसेप्टर होते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर होने की वजह से हमारे ब्रेन को उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और
वो काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्ड करता है पोस्ट सर्जरी। और दूसरा फायदा ये मिलता है कि आपको कोई और रस्सी घुटने के पीछे से नहीं निकलवानी पड़ती, जिसकी वजह से पोस्ट ऑप रिजल्ट बड़े अच्छे रहते हैं और आपको पेन भी कम होता है। जो हमारी नई टेक्निक repaired ACL tear again get torn, yes, repaired ACL can easily get torn, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल ACL टीयर हो सकता है, ऐसे ACL ग्राफ्ट भी इजीली टीयर हो सकता है। ACL ग्राफ्ट जो है वो एज कंपेयर में टू जो नॉर्मल ACL है उससे जल्दी टीयर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में जो हम रिपीट सर्जरी करते हैं उसमें हम ऑलवेज एडवाइस करते हैं कि आप जो सर्जरी कराएं इस बार ACL विद इंटरनल ब्रेस कराएं। इंटरनल ब्रेस से हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है कि जो हम इंटरनल ब्रेस यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो ग्राफ्ट यूज करते हैं अंदर उसके साथ एक फाइबर टेप लगाते हैं। फाइबर टेप की काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, वो काफी वेट बियर कर लेती है। अगर हम रिवीजन के लिए जाते हैं तो ऑलवेज वी गो फॉर इंटरनल ब्रेस मेथड, जिसकी वजह से उसको अच्छी स्ट्रेंथ मिले और री टीयर के चांस मिनिमम हो। और जो ये इंटरनल, यस डेफिनेटली ACL सर्जरी के बाद फिजिकल थेरेपी इज मस्ट, ठीक है। अल्टीमेटली घुटना जो चलता है वो चलता है मसल्स की वजह से। तो जब भी ये इंजरी होती है धीरे धीरे ये मसल्स वीक हो जाती है। मसल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इसमें VM और जो मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी होता है। इनिशियली सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो ग्राफ्ट प्रोटेक्शन के साथ क्वाड्रिसेप्स मींस जो हमारी वास्टस मीडियली ओब्लिकस मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइज करते हैं। इनिशियली जो एक्सरसाइज की जाती है उसमें हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथनिंग नहीं करते, वो ग्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ही हमारी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जो हम इनिशियली ब्रेस कर यूज करते हैं वॉक करने के लिए, वो तभी हटता है जब ये मसल पूरी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन जो हम इंटरनल ब्रेस का मेथड यूज करते हैं उसके अंदर हम बिना ब्रेस लगाए भी पेशेंट को अगले दिन से चला सकते हैं, जिससे मसल की स्ट्रेंथ अच्छी बनी रहती है और मसल जल्दी रिकवर कर जाती है। तो फिजिकल थेरेपी तो मस्ट है ही, और रिसेंट एडवांस मेथड से हम रिकवरी भी जल्दी पा सकते हैं। और जो हमारा ये इंटरनल ब्रेस का रिसेंट मेथड है, इसके अंदर जो हम बोन कट करते हैं वो भी कन्वेंशनल मेथड से काफी कम कट की जाती है, जिसमें हम एक फ्लिप कटर नाम का ड्रिल बिट यूज करते हैं जिससे मिनिमम बोन कटे। मिनिमम बोन कटने की वजह से जो पोस्ट ऑफ पेन होता है वो भी काफी कम रहता है, पेशेंट काफी अच्छे रिकवर करते हैं और उनकी जो मसल रिकवरी है वो भी काफी फास्ट होती है। Anybody has any questions? Thank you.